हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने इम्पोर्टेंट लेक्चर था कि दो सीधे तारों के मध्य एकांक लंबाई पर हमने बल देखा था, ठीक है ना। और उसी में हमने 1 एम्पियर की परिभाषा भी पढ़ ली थी। इसी क्रम में चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं और आज बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो है चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर लगने वाला बल एवं बलाघूर्ण। जैसी कि आज की हेडिंग है, हम एक चुंबकीय क्षेत्र लेने वाले हैं, उसमें एक आयताकार लूप रख देंगे फ्रेम टाइप में, और उस लूप पर मुझे देखना है कि कितना तो बल लगा और कितना बलाघूर्ण लगा, ठीक है ना। थोड़ी चर्चा बेसिक करते हैं। पहली बात तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सब वीडियो लाइक कर दें, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनिए, आप ये सोचिए कि बलाघूर्ण नाम तो आपने पहले भी सुना है, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था, द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण टॉ बराबर PE sin थीटा पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो बलाघूर्ण कब लगता है बच्चों? बलाघूर्ण कब लगता है? जब याद करो, दो बल होने चाहिए कम से कम, विपरीत दिशा और अलग अलग क्रिया रेखा, ये कंडीशन मिल जाएंगी तब बलाघूर्ण लगेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक में ही समझेंगे सारी चीज़ों को। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा लेक्चर, बहुत ध्यान से देखिएगा। समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप लेना है और चर्चा करूंगा उस पर बल और बलाघूर्ण की। तो देखिए भाई ध्यान से, सबसे पहले मैं एक चुंबकीय क्षेत्र मानता हूं। अच्छा, ऐसे रहने दीजिए क्षेत्र, दूसरे तरीके से बनाऊं। एक चुंबकीय ध्रुवखंड तो यहां रख दो, N मान लो, और एक चुंबकीय ध्रुवखंड यहां रख दो, इसे मान लीजिए आप S। हमने दो चुंबकीय ध्रुवखंड रखे हैं बच्चों। चुंबकीय ध्रुवखंड समझ रहे हो आप? चुंबक के सिरे एक है N और दूसरा है S। थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बनाऊं ताकि बीच में ढंग से कहानी आ जाए। S, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। मैं हल्की सी बता दूं, वैसे चुंबक वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि बच्चों ये चुंबक होती है, आपने देखी हो तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो S और एक N। ध्यान से देखिएगा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं S और N। S का मतलब उत्तरी ध्रुव और N का मतलब दक्षिण ध्रुव। चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय बल रेखाओं से ही तो दर्शाएंगे भाई। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा याद कराने की बहुत अच्छी ट्रिक है, सत्य से नारायण की ओर। मेरा कहने का मतलब है, अगर जीवन में सत्य बोलोगे तभी नारायण की प्राप्ति हो सकती है। भाई सच्चे आदमी को तो भगवान मिलेंगे, झूठे आदमी को कहां से मिलने वाले हैं ना। तो ट्रिक क्या कहती है? सत्य, S का मतलब सत्य और N का मतलब नारायण। चुंबक के अंदर तो बल रेखाएं कैसी हैं? S से N। 11th उसमें आप 10th क्लास में पढ़ी भी होंगी शायद, कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। और बच्चों ये पूरा राउंड करके आती है, तो बाहर इसकी दिशा कहां हो जाएगी बच्चों? N से S। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे बहुत डीपली चुंबक को भी हम, कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर तो होती हैं बच्चों सत्य से नारायण की ओर, मतलब S से N, और बाहर होती हैं N से S। इसलिए देखो, अब तो ये तो चुंबक, एक चुंबक इधर बन गया होगा, एक चुंबक कहीं यहां बन गया होगा, और चुंबकीय बल रेखाएं कहां हैं? N से S। मतलब इस दिशा में आपका एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ऊपर बनाऊं ताकि बीच में डायग्राम बना सकूं। इस दिशा में आपका एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। बताओ ये कहानी समझ में आई क्या नहीं आई सबको? आपने क्या हेडिंग के अनुसार बढ़ते जाएं, थोड़ी सी लंबी हेडिंग है, आज के पूरे लेक्चर में पूरा ढंग से निपटाएंगे इसको, ध्यान यहाँ रखें। पर आप तो करना क्या था, मुझको एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना था। अब तक मैं चुंबक क्षेत्र को तीर से दर्शाया करता था, ऐसा भी ले सकता हूं, कोई पाबंदी नहीं है, पर मैंने ऐसा लिया। दो चुंबकीय ध्रुवखंड लिए N और S, तो याद रखना N से S की ओर क्या बन चुका है? एक चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है बच्चों। अच्छा, इसमें रखना है आयताकार धारावाही लूप। आयताकार लूप का मेरा मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल्स, आप इस बुक की बात करो, देखो कल्पना करो दिमाग में कि इसमें सिर्फ किनारे हैं, ये अंदर वाला मैटर है ही नहीं है। एक तार, दो तार, तीसरा तार और चौथा तार, केवल फ्रेम है। आयताकार फ्रेम समझ गए ना आप? तो मैं एक फ्रेम डिजाइन करूं अगर इसके बीच में, और उस फ्रेम को मेरे हाथ की तरह मैं ऐसे रख रहा हूं, ऐसे नहीं रख रहा हूं, ऐसे रखता
तो बिल्कुल ढंग से फ्रेम बनाता, पर मैं ऐसे रख रहा हूं उस फ्रेम को, तो कुछ बनाने का स्टाइल भी अलग है। ऐसे आप समझ पाए शायद मेरी बात को। ये लो, ये एक आयताकार फ्रेम है, इसका नाम दे दो, चलो कुछ भी दे दो, ए बी सी डी। अरे बात समझ में आई? इसको नाम दे दिया हमने क्या, ए बी सी डी, फ्रेम हो गया। धारा बहनी चाहिए, सपोज इसमें आई मान की विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है। बताओ हेडिंग के अनुसार आपने डायग्राम सेट किया कि नहीं किया? एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैंने उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव रख दिए कि चित्रानुसार उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव व्यवस्थित हैं, जिनके मध्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। क्लियर? एक आयताकार लूप ए बी सी डी। अब आयताकार लूप है तो बच्चों कोई ना कोई लंबाई और चौड़ाई भी तो रही होगी। लंबाई मान लीजिए आप एल, स्मॉल एल मान लो, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है इसे मान लो आप स्मॉल एल, और ये चौड़ाई है, इसको मान लीजिए आप स्मॉल बी। एल लंबाई और बी चौड़ाई का एक आयताकार लूप ए बी सी डी, जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, चित्रानुसार चुंबकीय ध्रुवखंड एन और एस के मध्य स्थित है, और हमें इस लूप पर लगने वाले बल एवं बलाघूर्ण का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? करना कैसे है? बिल्कुल एक एक स्टेप बढ़ूंगा, एक एक स्टेप। जहां भी डाउट आ जाए तुरंत वीडियो रोक के दोबारा देख लेना भैया। दोबारा हेडिंग पढ़ता हूं, लंबी हेडिंग है, ये ध्यान रखें, हेडिंग काफी लंबी है। आज के लेक्चर में एक ही हेडिंग हो पाएगी, है ना? बिल्कुल एंजॉय करें आराम से। एंजॉय का मतलब ओवल एंजॉय नहीं, मतलब पढ़ाई को एंजॉय करें, ठीक है ना? तो कहानी यहां तक समझ में आई आपको? दोबारा बोलता हूं मैं कि माना एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई, मेरे साथ लैंग्वेज बनाने का प्रयास क्या करो, रटनी नहीं पड़ेगी भाई। माना एल लंबाई और बी चौड़ाई का एक आयताकार लूप ए बी सी डी, जिसमें आई मान की धारा, ये धारा आई मान लो आप, आई मान की धारा प्रवाहित तो हो रही है, चित्रानुसार दो चुंबकीय ध्रुवखंड एन और एस के मध्य। ये भाई एक तरीके से ऐसे रखा हुआ है मेरे हाथ की तरह, घर बना के देखना आराम से। दो ईंट रख लेना, प्रैक्टिकल पूरा ही करो, ढंग से करो। दो ईंट रखना, एक तो एन और एक पे लिख देना एन, एक पे लिख देना एस। एन से स्क्वायर फील्ड बन जाएगा, और एक फ्रेम टाइप में लेना, फ्रेम टाइप में, है ना? उसको उनके बीच में इस तरीके से सेट कर देना। समझ गए होंगे आप लोग? अब सुनो भाई, इस फ्रेम को हम 4 चालक तारों से बना हुआ मान सकता हूं। मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस फ्रेम में 4 चालक हैं। बच्चों ध्यान से देखो, जो फ्रेम बना हुआ है इसमें कितने चालक मान सकता हूं मैं? 4। कितने चालक मान सकता हूं मैं? 4। कौन कौन से चालक मान सकता हूं भाई? ए बी मान सकता हूं, बी सी मान सकता हूं, सी डी मान सकता हूं, और डी ए मान सकता हूं। इस लूप को मैं 4 चालक तारों से बना हुआ मान सकता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चालक ए बी पर लगने वाला बल। कौन से चालक की बात कर रहा हूं बच्चों? पहले ए बी पे बात करूंगा। इस बल को सपोज मैंने F1 नाम दे दिया होगा, कोई ना कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। फिर हम बात कर लेंगे चालक ए बी के बाद बी सी पर लगने वाला बल, इसे हम F2 नाम दे देंगे। ए बी हो गया, बी सी हो गया। फिर हम नाम दे देंगे चालक सी डी पर लगने वाला बल, ये भाई साहब F3 हो गया। और फिर नाम दे देंगे हम चालक ए डी पर लगने वाला बल, ये भाई साहब F4 हो गया। मेरी बातें आप ध्यान से समझें। जब आपने फ्रेम को फील्ड के अंदर रखा है, दिख तो रहा है ना पूरा ढंग से, शानदार एकदम, बिल्कुल गुड क्वालिटी आज कैमरे की। अच्छा, जब आपने फ्रेम को फील्ड के अंदर रखा है, सोचिए एक फ्रेम है जिसमें करंट बह रहा है, उसको आपने फील्ड के अंदर रख दिया, तो आप उस फ्रेम को तोड़ के देखो, आप भूल जाओ कि बी सी सी डी और ए डी, सिर्फ ए बी की बात करो। तो बच्चों क्या ए बी एक धारावाही चालक है? बिल्कुल ऐसा। मैं पर्टिकुलर एक एक टुकड़े की बात कर रहा हूं, पहले मैं बात कर रहा हूं ए बी की। तो ए बी धारावाही चालक है ना? हाँ है। और चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा हुआ है। और जब भी धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है बच्चों, बल लगता है उसके ऊपर F बराबर ILV sin थीटा। उसी हेडिंग से लिंक है ये, जो आपने कल के बाद परसों पढ़ी थी। अगर कोई भी धारावाही तार
चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो बच्चों, तो उस पर बल लगता है ILV sin थीटा। ILV sin थीटा। थीटा लंबाई और चुंबक क्षेत्र के बीच का कोण है। वापस से उसी फ्रेम पर आता हूं, घर एक्सपेरिमेंट करके देखें, आज मजा आएगा एकदम बिल्कुल। ये मेरा लूप ऐसे रखा हुआ है, ए भी मैंने ऊपर वाला है, ए भी ऊपर वाला है, और करंट कैसे बह रहा है बच्चों, तीर लगा लेना वहीं से, ऊपर गया फिर इधर आया, मतलब इस फ्रेम में करंट तो आ रहा है आपकी ओर, दिमाग लगाओ, करंट तो आ रहा है आपकी ओर, और फील्ड है इधर मुझसे दूर एन से एस की ओर, ये तो है फील्ड की डायरेक्शन। फील्ड की डायरेक्शन इधर है, करंट आ रहा है आपकी ओर, ILV sin थीटा। तो देखो कितना बल लगेगा, करंट मान लिया मैंने I, ए बी की जो लंबाई है क्या वो L है, आयताकार है ना, आयत में इसकी लंबाई L है तो इसकी भी L है, इसकी स्मॉल b है तो इसकी स्मॉल b है, बल है ILV sin थीटा। I धारा, L लंबाई, लंबाई इसकी कितनी है L, चुंबकीय क्षेत्र कोई B बन गया होगा। रही बात साइन थीटा की, थीटा क्या चीज है, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण। सोचो लंबाई तो ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, तो क्या कोण 90 बन गया इनके बीच में। थीटा का मान कितना आ गया 90, और साइन 90 का मान कितना आता है, एक जगह की शॉर्टेज की वजह से मैंने लिखा ही नहीं है। कहानी समझ में आई, मतलब मैंने बच्चों AB पर लगने वाला बल देखा। अगर दिशा की बात करूं तो याद करो, चुंबकीय बल की दिशा हथेली के नियम से निकालता हूं, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र में मुझसे दूर, अंगूठा धारा में आपकी ओर, तो हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा को दर्शाती है। मतलब इस पर जो F1 बल लगा ना वो ऊपर लगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ आप। अरे कुछ कहानी समझ में आ रही है भाई, सबको आ रही है ना, क्या क्या किया मैं दोबारा बोलता हूं, कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है, समझो मजे से आराम से। सबसे पहले आपने एक आयताकार फ्रेम लिया, घर बना के देख लेना, थोड़ा कष्ट कर लेना, 4 डंडी लेना और उनको ज्वाइंट करके एक फ्रेम समझते हो ना आप, फ्रेम बना लेना, ठीक है ना। उसका नाम दे दिया मैंने ABCD, L लंबाई, B चौड़ाई, धारा I बाई, सारी कुछ भी मान लेना। फिर 2 चुंबकीय ध्रुवखंड लिए मैंने, उनके बीच में उस फ्रेम को मैंने रख दिया है। लैंग्वेज बन गई कि चित्रानुसार स्मॉल L लंबाई, स्मॉल B चौड़ाई का एक आयताकार लूप ABCD चित्रानुसार चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच स्थित है। बहने वाली धारा कितनी है I, मुझे इस पर बल एवं बलाघूर्ण की चर्चा करनी है। तो मैंने कहा कि भाई इस लूप में 4 चालक तार हैं, सब पे अलग अलग बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बात की AB पर लगने वाले बल की, जो कितना आया ILB। कैसे आया वो समझ में आया, क्योंकि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल लगेगा ILB sin थीटा। थीटा 90 बन रहा है, क्षेत्र उधर था और लंबाई इधर थी, ऐसे 90 का कोण बना, sin 90 बन लात मार के बाहर निकाल दिया। कहानी यहां तक समझ में आई सबको, आगे बात करता हूं। BC पर लगने वाला बल देखो, BC पर लगने वाला बल, तो देखो BC में करंट ऊपर जा रहा है और फील्ड इधर है, उंगली चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा धारा में, उंगली चुंबक क्षेत्र में, अंगूठा धारा में, हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा को दर्शाती है, अंदर की ओर होगा। इस पर जो बल होगा आपका F2, वो कहां होगा बच्चों, अंदर की ओर। कितना फॉर्मूला आता है ILV sin थीटा, तो I, इसकी लंबाई L नहीं है बच्चों, स्मॉल b है, IVB, और थीटा तो वही 90 डिग्री है, क्योंकि तार लंबा ऊपर है और फील्ड इस दिशा में 90 डिग्री कोण बन रहा है। sin 90 का मान 1 हटा दिया मैंने। फिर बात करें अगर हम CD पर, तो बिल्कुल बल नीचे लगने वाला है, उसमें ऊपर था उसमें नीचे लगेगा। आप भले करके देखें, किसी की माने नहीं। CD में करंट देखो, आप जब फ्रेम सेट करोगे ना तो CD में करंट ऐसे गया होगा, तभी तो यूं 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 करंट बहेगा, अंदर करंट, इधर करंट जा रहा है। उंगली चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा धारा में, हथेली से धक्का नीचे देखेगा, अपने आप आपको F3 वही ILB आ जाएगा। और जब आप वापस से F4 निकालोगे तो बच्चों ये बाहर की ओर, F4 आएगा आपका IBB बाहर की ओर। मैं ब्रैकेट में दिशा भी लिख दूं, ये है बच्चों ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये है स्पर्श रेखीय अंदर की ओर, स्पर्श रेखीय अंदर की ओर, ये है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और ये है बच्चों स्पर्श रेखीय बाहर की ओर। मेरी बातें आप ध्यान से समझो। तो जो आपने लूप की कल्पना की थी, जो लूप आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, उस पर ये बल समझ में आए कि नहीं आए, पहले तो यूं बताओ। सबको बल समझ में आए कि आपने एक लूप लिया, उसको फील्ड में रखा, उसमें करंट वगैरह फ्लो करी,
उसको आपने 4 हिस्सों में बांटा अलग अलग तारों के रूप में। तो भैया धारावाही तार जब भी चुंबक क्षेत्र में है तो एक पर ऊपर नीचे अंदर बाहर इस तरीके से हमने बल लगा के देखे। बच्चों बात करूं अगर मैं परिणामी बल की, मुझे बल भी चाहिए और बलाघूर्ण भी चाहिए। परिणामी बल की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखो, परिणामी बल तो 0 आएगा। परिणामी बल तो कितना आएगा? 0। कैसे 0 हुआ साहब? वही वापस से फ्रेम उठा लिया मैंने। देखो इससे आप ऊपर खींचो, जितना दम से ऊपर खींच रहे हो उतनी दम से आप नीचे धकेलो। तो ध्यान से देखो, क्या F1 ने F3 को मार दिया? भैया F1 और F3 परिमाण में बराबर है और जस्ट विपरीत दिशा में, एक तो ऊपर और एक कहां है? नीचे। तो F1 और F3 कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसमें क्या कहानी है? ये इसको अंदर धकेल रहा है तो ये इसको बाहर धकेल रहा है। अंदर और बाहर ये आपस में कैंसिल हो गए। मतलब F1 ने F3 को मार दिया, F2 ने F4 को मार दिया, तो चारों मर गए। तो परिणामी बल तो कितना बचा? 0। आप याद करो, जब आपने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा था, बिल्कुल वही लिंक कहानी है भैया, जब द्विध्रुव को आपने विद्युत क्षेत्र में रखा था तब भी परिणामी बल 0 ही आया था। कहानी क्लियर है? तो ये हेडिंग तो हमारी समझ में आ गई कि जब हम धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, जब हम धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो इस पर परिणामी बल कितना आएगा? 0 आएगा। रही बात बलाघूर्ण की, भाई बहुत लंबी हेडिंग है, एक बार इस पूरी कहानी को लिख लीजिए, उसके बाद बलाघूर्ण की बात करूंगा। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि फिर एक साथ आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना, अपच होने की पूरी संभावना है। ठीक है, पेन कॉपी निकालो, चलो बिल्कुल एकदम पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। एकांत कमरे में बैठ करके पेन कॉपी निकालो, अपने मोबाइल सामने रखो। अब तो फीलिंग आने लग गई होगी कि मास्टर ही पढ़ा रहा है। पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगाओ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर लगने वाला बल एवं बलाघूर्ण। पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगाओ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बलाघूर्ण। किताब भी लेके बैठा करें साथ में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बलाघूर्ण, बल एवं बलाघूर्ण लिख लिया। चलिए लिखो, माना पहले आयताकार लूप का वर्णन कर रहा हूं बच्चों। लिखो, माना स्मॉल एल लंबाई, जो आयताकार लूप है उसकी लंबाई कितनी मान ली मैंने? स्मॉल एल। माना स्मॉल एल लंबाई, कॉमा स्मॉल बी चौड़ाई, जो आयताकार लूप की आप बात कर रहे हो, माना स्मॉल एल लंबाई तथा स्मॉल वी चौड़ाई का एक आयताकार लूप ABCD, स्मॉल एल लंबाई, स्मॉल वी चौड़ाई का एक आयताकार लूप ABCD, जिसमें I मान की धारा प्रवाहित तो हो रही है। माना स्मॉल एल लंबाई, कॉमा स्मॉल वी चौड़ाई का एक आयताकार लूप ABCD, जिसमें I मान की धारा, अच्छा धारा को आप उल्टा भी फ्लो कर सकते हो, बल विपरीत हो जाएंगे, दबेगा, मजा नहीं आएगा, तो ये ठीक है ना। ABCD जिसमें I मान की विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही है। चित्रानुसार चुंबकीय ध्रुवखंड कैपिटल N व कैपिटल S के मध्य रखा हुआ है। माना स्मॉल एल लंबाई, कॉमा स्मॉल वी चौड़ाई का आयताकार लूप, माना स्मॉल एल लंबाई, कॉमा स्मॉल वी चौड़ाई का आयताकार लूप, जिसमें I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चित्रानुसार चुंबकीय ध्रुवखंडों कैपिटल N व कैपिटल S के मध्य स्थित है।
कैपिटल एन व कैपिटल एस के मध्य स्थित है। हमें इस लूप पर बल एवं बलाघूर्ण की गणना करनी है। हमें इस लूप पर लगने वाले बल एवं बलाघूर्ण की गणना करनी है। नोट कर लिया सबने? मैं रिपीट कर देता हूं कि माना स्मॉल एल लंबाई कॉमा स्मॉल बी चौड़ाई का एक आयताकार लूप ABCD जिसमें I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चित्रानुसार चुंबकीय ध्रुवखंड N और S के मध्य स्थित है। हमें इस लूप पर लगने वाले बल एवं बलाघूर्ण की गणना करनी है। दैट्स क्लियर? सुंदर सा डायग्राम बनाओ, एकदम बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए। स्क्रीन पॉज कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लिया करो जैसे आपको अच्छा लगता हो, है ना। बढ़िया सुंदर शानदार डायग्राम बनाओ। पहले चुंबकीय ध्रुवखंड लिखो। पता है ना ये लूप मैंने ऐसे क्यों बनाया? ऐसा नहीं है कि मास्टर से ढंग से बना नहीं है, किताब में देखना मैंने बिल्कुल ऐसे सेटिंग में ला के क्यों नहीं बनाया इसको, क्योंकि ये बोर्ड के तल में नहीं रखा हुआ है भाई, लूप रखा हुआ है बोर्ड के तल के लंबवत मेरे हाथ की तरह, इसलिए मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाने का प्रयास किया, आप समझ जाओ ताकि। क्लियर है ना? बना लो चलो इसको। सारे फोर्स वगैरह, अच्छा फोर्स फील करके देखना, ऊपर नीचे के तो समझ में आ जाएंगे। हो सकता है इनमें थोड़ा अजीब सा लगे तो आप देखोगे कि देखो मेरा हाथ देखना आप, मैं आपको ये लूप जो ऐसे रखा हुआ है उसको ऐसे करके दिखाऊं, एक सेकंड देखना, ऐसे रखा हुआ है उसको ऐसे करके दिखा रहा हूं। सोचोगे आयताकार लूप है, हाथ नहीं है, एक आयताकार लूप है। कल्पना करने में क्या जाता है आपका, एक फोर्स ऊपर लगा और एक फोर्स कहाँ लगा, नीचे। ये तो कैंसिल हो ही गए। देखो ये इसमें क्या होगा कि फोर्स एक तो लग रहा होगा अंदर की ओर, अंदर की ओर, और एक लग रहा होगा बाहर की ओर, अंदर की ओर और बाहर की ओर, इस तरीके से लग रहे हैं बल। एक तो ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। खुद बना करके देखिए सिस्टम, आपको पूरा समझ में आएगा। नोट करें पहले जल्दी से आप। डायग्राम बना लिया, आगे लिखिए बच्चों। डायग्राम तो स्क्रीन पॉज करके बना ही लिया होगा, आगे लिखिए। देखो हम इस धारावाही लूप को, हम इस धारावाही लूप को 4 चालक तारों, हम इस धारावाही लूप को 4 चालक तारों AB, हम इस धारावाही लूप को 4 चालक तारों AB, BC, CD तथा AD से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। हमें इस धारावाही लूप को 4 चालक तारों AB, BC, CD तथा AD से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है? वैसे आज बारिश का मौसम है भाई ना, बहुत रोमांटिक मौसम हो रहा है एकदम। चलो लिखो। तो 4 चालक तार हैं, उन पर बल देखना है अब हमें। ठीक है ना? बारिश की आवाज़ आ रही होगी आपको ना, डिस्टर्बेंस ज़्यादा थोड़ी है। चलो लिखो, एक एक करके लिखो। तो लाइन चेंज करो, लिखो चालक AB पर लगने वाला बल, चारों चालकों पर लिखूंगा। तो लिखो आप नीचे, चालक AB पर लगने वाला बल, चालक AB पर लगने वाला बल, चालक AB पर लगने वाला बल। आप, मैंने एक लाइन में घुसेड़ दिया है, आप भी ऐसा मत करो, आप तो आराम से बड़े ढंग से लिखो भाई, फिर चारों एक साथ दिखते नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया है। लगने वाला बल नई लाइन से लिखो आराम से भले। F1 बराबर ILV sin 90, पूरा लिखो आप तो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब भी कोई धारावाही चालक चुंबक के क्षेत्र में रखा हो बल लगता है ILV sin थीटा। तो AB पर बल मैंने F1 मान लिया, तो लिखो F1 बराबर ILV sin 90। अगले स्टेप में लिखना फिर F1 बराबर ILV और ब्रैकेट में दिशा भी लिखिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लिखो। चलो नोट करो, चालक AB पर लगने वाला बल F1 बराबर, पहली लाइन में तो लिखें ILV sin 90
फिर अगली लाइन में लिखें F1 बराबर ILV, ब्रैकेट में दिशा भी लिखें बच्चों, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इसी तरीके से आप चारों बल लिख लीजिए रफ्तार में। फिर नेक्स्ट चालक BC पर लगने वाला बल F2 बराबर I स्मॉल b कैपिटल B sin 90, फिर sin 90 को हटा करके IBB, और दिशा देखो स्पर्श रेखीय अंदर की ओर, ये समझना, इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। हम चारों बल लिख लो भाई, AB पर लगने वाला, BC पर लगने वाला, CD पर लगने वाला, AD पर लगने वाला, इन चारों पर लगने वाले बल F1, F2, F3, F4 को आप उचित ढंग से नोट कर लीजिए। समझ में आया सबको? यहां तक क्लियर है ना भाई? डाउट अगर आ जाए तो वीडियो दोबारा देख लेना, घर की बात है, क्या जोर पड़ रहा है ना। अच्छा, पुराना बैक जो पोर्शन है उसको भी भाई थोड़ा बहुत पढ़ा करो, 2 टाइम बनाओ, सुबह और शाम। सुबह के टाइम, अच्छा अब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, भले सुबह वाली कोई दिक्कत नहीं है, जो नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन आप बैक वाला भी पढ़ें ना, ताकि वो सीक्वेंस बना रहे अपना। चारों बल लिख लो, F1 ILV ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये फलाना F2 और ढकाना F3 और ये F4, सब लिख लिए चारों बल। क्लियर है? नीचे लिखें, चूंकि F1 तथा F1 तथा, अच्छा एक तरीका और भी है इसको लिखने का, चूंकि काटो काटो काटो, ऐसे लिखो आप, परिणामी बल, डायरेक्ट जीरो मत लिखना, तरीका बताऊं, हेडिंग डाल दें आप परिणामी बल। तो भैया जब परिणामी बल आएगा F वेक्टर एक तरीके से वो सभी बलों का सदिश योग होता है अध्यारोपण के सिद्धांत से, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। ये समझ में आया? पर आपको पता है कि जो F1 वेक्टर है वो माइनस F3 वेक्टर है। कैसे? ये कहां से आ गया भाई? ये क्या पढ़ा दिया? अरे परिमाण तो बराबर है, दिशाएं तो विपरीत हैं। F1 बराबर F3 है, पर वेक्टर लगा हुआ है, मतलब सदिश की बात कर रहे हो, दिशाएं विपरीत है तो एक जगह माइनस लगा दिया। इसी तरीके से F2 F4 परिमाण में तो बराबर है, पर वेक्टर लगाओगे तो बच्चों एक जगह माइनस लगाना पड़ेगा। तो जो परिणामी बल आएगा ना, F1 वेक्टर को लिख दूं मैं माइनस F3 वेक्टर, F2 वेक्टर को लिख दूं मैं माइनस F4 वेक्टर, प्लस F3 वेक्टर और प्लस F4 वेक्टर। ये इसने मारा और ये इसने मारा, तो परिणामी बल जो बचा वो बचा 0। तो एक हेडिंग तो ये हो गई, नोट कर दो, छाप दो एज इट इज, बिना दिमाग लगाए। परिणामी बल, क्योंकि 2 हेडिंग है ना, परिणामी बल चाहिए और उसके बाद बलाघूर्ण चाहिए। तो पहले परिणामी बल निकाल लें, और यहां लैंग्वेज में कहना चाहो तो आप ऐसे कह देना कि भाई F1 और F3 समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, ये आपस में निरस्त हो गए, तथा F2 और F4 भी समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, ये भी निरस्त हो गए। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो इसलिए कुछ नहीं बचा तो परिणामी बल 0। क्लियर? ये तो हुई बात किसकी? परिणामी बल की। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो वैसे रिजल्ट इतनी पूरे आधे घंटे की कहानी का निचोड़ एक लाइन में है कि जब भी धारावाही लूप समरूप चुंबक के क्षेत्र में रखा हो तो बल तो उस पर लगते हैं, पर परिणामी बल 0 आता है। ऊपर ने नीचे को मार दिया, अंदर ने बाहर को मार दिया, सब आपस में मर गए, कुछ नहीं बचा। क्लियर है कहानी यहां तक? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। बात को आगे बढ़ाते हैं भाई, ध्यान से देखो। इरेज कर दूं मैं, साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट वॉट ले लो जो भी लेना है, और ढंग से इसको लिख लेना है। यहां तक तो ये कहानी समझ में आ गई कि जब भी धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा, परिणामी बल कितना आएगा? 0। बोल दिया करो एक आध बार ना, परिणामी बल कितना आएगा बच्चों? 0। आगे बढ़ते हैं, देखो अब बात करें बलाघूर्ण की। अब सोचिए, पुरानी बातों में आ जाओ। चलो बच्चों, बलाघूर्ण के लिए मैंने आपको कंडीशन बहुत ढंग से बताई है। किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 1 का वो लेक्चर देखना जिसमें मैंने आपको विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण के बारे में बताया है।
पहले 10-15 मिनट मैंने सिर्फ यह चीज सिखाने का प्रयास किया था कि बलागुण लगने के लिए कम से कम 2 बल चाहिए, वो दोनों बल विपरीत दिशा में होने चाहिए और अलग अलग क्रिया रेखा में, मेन इंपॉर्टेंट बात, होने चाहिए। ठीक है साहब। अब आप ध्यान से देखो भैया, F1 और F3 तो एक ही लाइन के ऊपर हैं। जो बल आपका F1 है और जो बल आपका F3 है, ये देखो समान परिमाण विपरीत दिशा मिल रही है, पर एक ही लाइन के ऊपर है, समान क्रिया रेखा में है। आप मानो मत मेरी बात, क्यों मानते हो भाई, बिल्कुल मत मानो। फ्रेम उठाओ जो भी आपने बनाया हो, एक हाथ से ऊपर से खींचो और एक हाथ से नीचे से खींचो। जितनी दम ऊपर लगाओगे उतनी दम नीचे लगाना, आप देखोगे कि कुछ होने वाला नहीं है। परिणामी बल भी 0 है और F1 और F3 इसको घुमाने में भी कोई रोल अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि F1 और F3 समान परिमाण विपरीत दिशा और एक ही क्रिया रेखा में है। तो बस F1 और F3 तो क्या काम आ रहा है कि ना तो लूप ऊपर जाएगा ना लूप नीचे जाएगा, वहीं के वहीं रहेगा। हाँ या ना? अरे आया कि नहीं आया? पर जरा चर्चा F2 और F4 की देखना। ये लूप है ना, एक हाथ से, इस हाथ से मैं इसको पकड़ के मेरी ओर खींचूंगा और दूसरे हाथ से पकड़ के मैं आपकी ओर खींचूंगा, करके देखना तो घूम जाएगा ये तो बिल्कुल। भाई जो F2 और F4 है ना, एक बल यहां है और एक बल यहां से लग रहा है, समान परिमाण है, बिल्कुल सही है, विपरीत दिशा है, बिल्कुल सही है, पर अलग अलग क्रिया रेखा में है। कौन कौन? F2 और F4। मेरी बातों को आप ध्यान समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, ये सब आंकड़े में दोबारा से बोल दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे, मैं पूरा ही साफ कर दूं। ये लो ये लो ये लो ये लो, जल्दी 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 जल्दी, खत्म। दोबारा देख ध्यान से। ये चुंबक के ध्रुवखंड, ये बात समझ में आनी जरूरी है। समझ में आ गया फिर तो लिखना है, और जो आप खूब जानते हो। इसको मान लिया आपने N, नॉर्थ पोल, और ये साहब मान लिया आपने S, यानी कि साउथ पोल, और ये आपने अपना एक फ्रेम मान लिया जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसका नाम आपने मान लिया A, B, C और D, जो भी जहां से भी स्टार्ट करोगे आप, तो आप पाओगे कि इसकी लंबाई मान लो L है और चौड़ाई कितनी है B, और इसमें करंट बह रहा है I। कितना करंट बह रहा है? I। फिर आपने इसके 4 अलग अलग हिस्से किए, 4 तारों से मिलकर बना हुआ माना है ना आपने इसको, ठीक है ना। तो आपने बल देखे, तो बल भाई साहब देखो, इस पर बल F1 ऊपर की ओर लगा, कितना? ILV। F2 इसमें अंदर की ओर लगा, कितना? IBV। F3 इसमें नीचे की ओर लगा, कितना? ILV। और F4 इसमें बाहर की ओर लगा, कितना? IBV। तो मैंने क्या कहा था कि F1 और F3 तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, ये तो कोई काम के ही नहीं है। बलागुण बनेगा किसकी वजह से? F2 और F4 की वजह से, F2 और F4 की वजह से। ठीक है ना। तो मैं अगर नए डायग्राम की बात करूं, जैसे मान लो मैं कोई भी ले लो, चलो ये ले लो आप, पहले मैंने इसको ए भी नाम दिया था, BC नाम दिया था यार, भूल गया मैं तो। ये भी मान लो इसका नाम को, ये भी था शायद, हाँ। तो जैसे मैं अगर मैं ये भी ले लूं, इसकी लंबाई कितनी है? L। F1 और F3 तो कोई काम का है ही नहीं है, ये तो मैंने हटा दिया भाई, ये तो कैंसिल ही हो गए ना। बचे कौन कौन से? F2 और F4। इसमें क्या है कि एक तो लग रहा है अंदर की ओर, बिल्कुल अंदर लगा दो इस तरीके से, F2 भले लिख दो इसके ऊपर IBB, और एक लग रहा है कहां? बाहर की ओर। कौन सा? F4 कह दो इससे आप, और ये भी कितना है? IBB। ये कहानी समझ में आई? F2 और F4 समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, इसलिए ये बलागुण का निर्माण करते हैं। ये समझ में आया? लैंग्वेज में बोल देंगे। अब रही बात बलागुण की, परिमाण की, कितना बलागुण होगा, तो चर्चा ध्यान से देखिए बच्चों। बलागुण का सूत्र क्या होता है? बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। क्या सूत्र है बच्चों? बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। चर्चा को आगे बढ़ाएं तो बलागुण का प्रतीक टॉ हो जाएगा। बल, किसी भी एक बल का परिमाण ले लो, तो बल की जगह आ जाएगा भाई साहब I, स्मॉल b, कैपिटल B।
गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये बल है ना, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, तो लंबवत दूरी ऐसी तो होगी। इस बल को भाई साहब हमने पीछे बढ़ाया और यहां से हमने लंब डाल दिया ओ 90 डिग्री, और ये मान लिया थीटा कोण पर है। कितने कोण पर है? थीटा कोण पर। ये एंगल कितना मान लिया? थीटा। तो जो बलों के बीच की लंबवत दूरी है वो है AO। कौन सी है? AO। देखो इसकी समकोण त्रिभुज दिखा आपको एक, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अरे यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया ना? मैं दोबारा बना दूं, बोले ये डायग्राम काम का है। अब क्या क्या बनाया, क्या क्या बनाया, जल्दी रफ्तार में बोलो। देख, भुजा मान ली मैंने ये भी, एक बल तो लगा अंदर की ओर जिसको आपने F2 नाम दिया IBV, और एक बल लगा बाहर की ओर जिसको आपने F4 नाम दिया, ये भी है IBB। ये भुजा कितनी है? L। कोण कितना है? थीटा। बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी देखनी है आपको, तो बलों के बीच की लंबवत दूरी है AO। AO कैसे निकालें? AO कैसे निकालें? तो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर दिख रहा है। क्या नाम है समकोण त्रिभुज का भाई साहब? समकोण त्रिभुज AOB में कौन कौन सी चीज पता है? क्या समकोण के सामने कर्ण पता है? ध्यान से देखो, 90 डिग्री के सामने होता है ना कर्ण, तो कर्ण कितना है इसमें? L। अब कर्ण पता है कि तो कैसे लगेगा? साइन। क्या लगेगा? कॉस। और कर्ण के अलावा चाहिए क्या आपको? आधार। चाहिए क्या? आधार, क्योंकि आधार ये तो है इसमें, लंब ये सामने वाला हो जाएगा। तो आप लगाइए इसमें कॉस थीटा। क्या लगाइए? कॉस थीटा। कॉस थीटा लगाओ तो कितना आता है? अच्छा, इस कोण को थीटा ना मान के अल्फा मानो थोड़ी देर के लिए, बताऊंगा क्यों। अल्फा मानो तो आप इसमें लगाओ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का सूत्र क्या कहता है? लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AO। कर्ण कितना है? L। अगर मैं इसका वर्ग गुणा करके देखूं तो AO का मान आएगा L कॉस अल्फा। ये वाली चीज अगर मैं ऊपर जमा दूं तो जो बला गुण निकल के आएगा टॉ, वो आएगा IBV, और AO की जगह आएगा बच्चों L कॉस अल्फा। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब जो आयताकार फ्रेम था, देखो ध्यान से, L इंटू बी उसका एरिया बन जाएगा। आयताकार फ्रेम था ना, लंबाई कितनी थी? L, चौड़ाई कितनी थी? B, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुना चौड़ाई। तो L इंटू बी की जगह में कैपिटल A यानी कि उसका एरिया पुट कर सकता हूं। क्या पुट कर सकता हूं? एरिया। तो बला गुण का जो सूत्र निकल के आ रहा है, टॉ बराबर वो आ गया, B ले लो पहले, IA कॉस अल्फा। यदि n फेरे हों, यदि कैपिटल N फेरे हों, लूप में फेरे तो हो सकते हैं ना, तो भला गुण कितना आएगा? देखो n से गुणा करना होगा। एक ट्रिक है मेरे पास, आप याद करेंगे बीना कॉस अल्फा, बीना कॉस अल्फा। अब समझदारी वाला इतनी है भाई। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था, ये हेडिंग आई, बच्चों को याद नहीं हो रहा था भाई साहब, लंबा सा सूत्र है, तो मैंने एक ट्रिक टाइप में बना दी कि BINA बोल दिया करो, बीना। अब एक बच्चे को याद हो गया साहब कि धारावाही लूप पर लगने वाला बल है बीना कॉस अल्फा, बीना कॉस अल्फा। तो भाई साहब जो एग्जाम में लिख के आए ना, तो क्या लिख के आए देखना, कि टॉ बराबर BEENA कॉस अल्फा। अब बताओ उनको कौन समझाए? फिर बोलता है क्या सर आपने तो कहा था कि लगने वाला बला गुण बीना कॉस अल्फा है, मैं क्या करूं? तो बीना कॉस अल्फा है। थोड़ा रहम करो भाई मास्टर पे ना, ये वाला बीना नहीं है, BINA। बी क्या चीज है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें आपने फ्रेम को रखा है, I उस फ्रेम में बहने वाली धारा, N नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। फेरे वो शादी वाले नहीं, शादी में तो साथ ही होते हैं भाई, तार के फेरे। फ्रेम जो बनाया होगा वो तार से बनाया होगा ना आपने, एक फेरा जितने फेरे लपेटे होंगे। ए उसका एरिया। विशेष इंपॉर्टेंट बात कि ये अल्फा क्या है, ये अल्फा क्या है, अल्फा क्या है भाई, बहुत अच्छी बात है। यहां पर ध्यान सुनना, समझने वाली बात अब केवल इतनी है कि ये अल्फा, अल्फा क्या है बच्चों? यहां पर जो अल्फा है क्या है, आप सोच के देखे। देख सब कौन है इसमें, कौन सी रॉकेट साइंस है बेटा? कौन तो है, पर कौन किसके बीच का कौन है? सुने आप, यहां पर अल्फा चुंबकीय क्षेत्र तथा सतह के मध्य का कोण है। सतह के मध्य का
कौन है? कुछ सतह को देखकर याद आया? अरे कुछ याद आया? चुंबकीय फ्लक्स याद करो भाई। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अक्सर देखो दो आंसर है इसके, एक तो बला गुण टो बराबर बीना कॉस अल्फा है, जो मैं कभी भी यूज नहीं लूंगा, फिर क्यों पढ़ाया है। हम काम में लेंगे, हमें जो कोण दिया जाएगा ये कोण सतह का है, पर सतह का ना देखकर क्षेत्रफल सदिश का कोण देखूंगा। कुछ कहानी याद आई? थीटा और 90 का अंतर था। जब मैंने आपको प्रश्न में कहा था ना सतह का कोण दे तो आपको 90 माइनस थीटा काम में लेना है, तो यहां अगर कोण क्षेत्रफल सदिश का दिया जाए, सुनना ध्यान से, कि यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण थीटा हो तो बच्चों ये सूत्र बन जाएगा टॉ बराबर बीना, और अल्फा की जगह जब 90 माइनस थीटा जमाऊंगा तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। रट लेना भाई, बात ऐसी है। मैं दोबारा चर्चा बताता हूं, बहुत से बच्चों के प्राण पखेरु उड़ गए होंगे। जब कोई धारावाही लूप, आप कोई फ्रेम लें जिसमें करंट बह रहा है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स तो होता है जीरो, परिणामी बल तो होता है जीरो, लगने वाला बड़ा गुण है बीना, बीना दोनों में है। अब आप वैसे आपको याद ये रखना है, मैं एक ही प्रेफरेंस कर रहा हूं आपको कि आप कौन सा याद रखो, बीना साइन थीटा। कौन सा याद रखें बच्चों? रट लो, बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा, बी आई एन ए, ना कि बी डबल ई एन ए, बी आई एन ए साइन थीटा, बी आई एन ए साइन थीटा। रट लो, बहुत काम देगा। इससे आगे का जो चैप्टर होगा ना वो इसी सूत्र पर चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट है, आप याद करना इसको। मैं बोल रहा हूं, देख लेना, बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। आई क्या है? करंट। एन फेरों की संख्या, कैपिटल ए उसका क्षेत्रफल, थीटा यहां चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है, और सतह का कोण हो तो भले ही से cos अल्फा लगा देना, या फिर सलाह यह है कि अगर सतह का होगा तो 90 माइनस थीटा काम में लेकर के इसी से काम चला लेंगे। भला गुण कितना लगा? टॉ बराबर बीना साइन थीटा। थीटा क्या है? थीटा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, चर्चा यहां स्टार्ट करने के मध्य का कोण है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। साथ में लिखते हैं और समझाते रहेंगे। पेन कॉपी निकालें, स्टार्ट कर दें। अपने पेन और कॉपी निकाल लो सब, ठीक है? कितना लिख चुके थे? सुनो, मेरे को याद भी नहीं है कितना लिख चुके थे हम, शायद परिणाम बल लिख दिया था, परिणाम बल शून्य, ठीक है ना साहब? अच्छा, अब आप लाइन चेंज करो, लाइन चेंज करके लिखो, चूंकि, बढ़िया देसी भाषा में लगे, चूंकि, अब चित्र तो यहां है नहीं है लेकिन मैं कल्पना के तौर पर समझा दूं, F1 और F3, चूंकि F1 तथा F3, बढ़िया ढंग से समझो, खुद का डायग्राम में देख लेना, चूंकि F1 तथा F3 समान परिमाण कोमा विपरीत दिशा, चूंकि F1 तथा F3 समान परिमाण कोमा विपरीत दिशा तथा एक ही क्रिया रेखा में हैं, चूंकि F1 तथा F3 समान परिमाण कोमा विपरीत दिशा तथा एक ही क्रिया रेखा में हैं, चूंकि F1 तथा F3 समान परिमाण कोमा विपरीत दिशा तथा एक ही क्रिया रेखा में हैं, अतः निरस्त हो जाते हैं, गए काम से, F1 और F3। हम तो तुम नहीं है, चूंकि F1 और F3 समान परिमाण कोमा विपरीत दिशा व एक ही क्रिया रेखा में हैं, अतः परस्पर निरस्त हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। जबकि कैंसिल हो गए ना, जबकि कौन कौन से? F2 तथा F4, जबकि F2 तथा F4 इनके बारे में लिखा, जबकि F2 व F4 समान परिमाण कोमा विपरीत दिशा
F2 और F4 समान परिमाण कौमा विपरीत दिशा तथा अलग अलग क्रिया रेखा में हैं। F2 और F4 समान परिमाण विपरीत दिशा तथा अलग अलग क्रिया रेखा में हैं, अतः मिलकर कौन कौन F2 और F4 अतः मिलकर बड़ा गुण का निर्माण करते हैं। F1 और F3 समान परिमाण विपरीत दिशा एक ही क्रिया रेखा में हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, जबकि F2 और F4 समान परिमाण विपरीत दिशा अलग अलग क्रिया रेखा में हैं, अतः मिलकर बला गुण का निर्माण करते हैं। अतः मिलकर बला गुण का निर्माण करते हैं। क्लियर कहानी यहां तक? बहुत बढ़िया। ये डायग्राम बना लो, ये वाला सुंदर, ये भी एक अंदर एक बाहर, ये डिशम डिशम पूरा बनाओ, पूरा डायग्राम सुंदर सा बना लो, एकदम बिल्कुल बढ़िया सा होना चाहिए, खूबसूरत बनाया करो। और डायग्राम वही पेंसिल वाला कंसेप्ट रखना बच्चों, पेंसिल स्केल विस्केल। कहीं सोचोगे मास्टर ऑनलाइन है, मास्टर कहाँ देख रहा है? बेटा जिस दिन देख लिया उस दिन कोई फाड़ दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है साहब? तो ये वाला डायग्राम हमने बना दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब हम हमारी देसी वाली बात पर आ जाते हैं। लिखो बच्चों नीचे, बला गुण बराबर बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। भाई बला गुण का हम तो ये की सूत्र जानते हैं, जो दो बल लग रहे हैं उनमें से किसी एक बल का तो परिमाण ले लीजिए साहब, और उनके बीच की लंबवत दूरी ले लीजिए। तो लिखो बच्चों, धुआंधार बला गुण बराबर बल गुणा बलों के मध्य की लंबवत दूरी। ठीक है साहब? तो टॉ बराबर बल तो ले लिया हमने आई बी बी, कौन आई बी बी, आई बी बी, और लंबवत दूरी ऐसे, बल ऐसे देख लो, ऐसे ये वाला है ना, ए ओ, लंबवत दूरी ए ओ, आई बी बी गुणा ए ओ निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज से संपर्क किए। इससे पूछा कि भाई तुझमें क्या पता है? इसने बताया कर्ण पता है। निकालना क्या है? आधार और कर्ण, और आधार में हमारा संबंध क्या बैठता है? cos थीटा। तो हमने इस समकोण त्रिभुज में लगाया बच्चों cos थीटा। लगा दो जल्दी से, लगा दो cos थीटा लगा करके ए ओ निकाला, ए ओ का मान जमाया और ये गुणा करके क्षेत्रफल जमाया, और फिर एन थे तो एन से गुणा किया। तो पहले इस सूत्र को भी डब्बे में बंद करना। देखो यहां तक, टॉ बराबर बीना बी आई एन ए बिना कॉस अल्फा, टॉ मतलब बला गुण बराबर बिना कॉस अल्फा, बिना कॉस अल्फा, बिना कॉस अल्फा, बिना कॉस अल्फा, ये वाला। और इसके नीचे लिखें साफ शब्दों में, जहां अल्फा, लिखिए बच्चों, जहां अल्फा चुंबकीय क्षेत्र, जहां अल्फा चुंबकीय क्षेत्र तथा सतह के मध्य का कोण है। टॉ बराबर बीना कॉस अल्फा, जहां अल्फा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी तथा सतह के मध्य का कोण है। लिख लिए एकदम बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, अगली लाइन में डैश दाग लिखें कि यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण थीटा हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण थीटा हो, एक थोड़ी सी चाहो तो बड़ा कर दें इसको, देखना बोर्ड देखने के बाद। देखो सतह का कोण है भाई साहब अल्फा, और क्षेत्रफल सदिश का थीटा, इन दोनों का योग 90 होता है। तो यहां से अल्फा की जगह हम क्या जमा सकते हैं? 90 माइनस थीटा। डिटेल में जान लें, अल्फा की जगह टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। बात तो वही है ना, बिना साइन थीटा। लिख दो भाई जल्दी से, रफ्तार में यहां तक लिखो। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण थीटा हो तो, और आ जाओ कहां तक, टॉ बराबर बिना साइन थीटा, टॉ बराबर बिना साइन थीटा,
और इसके नीचे लिखें सुंदर अक्षरों में क्या, यहां थीटा, यहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है। यहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है। क्लियर बच्चों? दो सूत्र आपको याद भी हो जाएंगे इतनी लंबी कहानी के बाद कि अगर हम कोई धारावाही लूप लें, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो परिणामी बल तो आता है जीरो, परिणामी बल तो आता है जीरो, और बलागुण आता है बिना साइन थीटा। इससे एजी क्या होगा भाई? बिना साइन थीटा। सब मतलब पता होना चाहिए। थीटा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है। सतह की स्थिति देखनी हो तो कॉस अल्फा, दोनों याद कर लो ना आप। सतह की स्थिति देखनी हो तो कॉस अल्फा, और क्षेत्रफल सदिश की देखनी हो तो साइन थीटा। इसलिए मैंने अल्फा थीटा बताए थे। दो इसमें छोटी छोटी, बहुत छोटी स्थितियां हैं। स्थिति नंबर 1, चलिए ध्यान से देखना। अब बताओ, अल्फा से भी पढ़ सकते हो और थीटा से भी पढ़ सकते हो। तो मैं सतह की स्थिति देखना चाहता हूं, सतह की, क्षेत्रफल सदिश की नहीं। क्षेत्रफल सदिश की देखता तो यहां से देखता, सतह की बात करना चाह रहा हूं मैं, है ना। तो अल्फा की दो वैल्यू रख सकता हूं मैं, एक तो 0 और एक 90 डिग्री। तो पहली स्थिति में मान लेता हूं मैं जब अल्फा बराबर 0 डिग्री। मतलब क्या है अल्फा 0 का? अल्फा है क्या, कौन है भाई? चुंबकीय क्षेत्र और सतह के बीच का कोण। बुद्धि लगाओ। अल्फा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और सतह के बीच का कोण। मतलब सतह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। थीटा बराबर 0 का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र और सतह के मध्य का कोण 0 है, यानी कि सतह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। जमाना अल्फा का मान 0 तो 0 डिग्री हो तो टॉ बराबर विना cos 0 का मान 1 है और ये इसका अधिकतम मान है। तो बच्चों टॉ निकल के आया बिना। टॉ कितना आया? बिना। और याद रखें ये अधिकतम बलागुण है। कैसा बलागुण है बच्चों? अधिकतम बलागुण है। मेरा कहने का तात्पर्य क्या निकल के आया कि जब धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो लगने वाला कौन है? बलाघूर्ण अधिकतम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई पूछ लेगा क्या कि जब भी बलागुण अधिकतम है तो स्थिति क्या है लूप की? तो भैया लूप की जो सतह है वो क्षेत्र की दिशा में है। या उल्टा पूछ ले कि जब लूप क्षेत्र की दिशा में है तो बलागुण की क्या स्थिति है? मैक्सिमम होगा। और स्थिति नंबर 2 और बन सकती है कि जब अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा? अल्फा 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जो लूप है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। भाई अल्फा मतलब लूप की स्थिति है ना, लंबवत हो। तो क्या होगा बच्चों? डायरेक्ट लिख दूं टॉ बराबर अल्फा को मान 90 जमाओगे तो कॉस अल्फा 0, टॉ कितना आएगा? 0। अरे लिख ले रे यार, बिना कॉस 90 तो बलागुण कितना आएगा? 0। और ये न्यूनतम टॉर्क है। न्यूनतम बारिश तेज होती हुई भाई बलागुण थोड़ा सा और बढ़ा दें ना जब। अच्छा ये एक बात भाई, एक वीडियो आपको कैसी लग रही है एक कमेंट करके बता दिया करो कम से कम। बेकार, गंदी, बहुत गंदी ऐसे लिखोगे आप, मुझे पता है कह रहे ना। तो जैसी भी लगे अच्छी बढ़िया ऐसे लिखना। तो जैसी भी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। बार बार कहना पड़ता है, लाइक और कमेंट तो प्रत्येक बच्चे को करना है। यहाँ टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, देखो कितना पसीना आ गया है ना। थोड़ा रहम करो। धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो, लंबवत रखा हो तो
बलाघूर्ण न्यूनतम होगा। अरे समझ में आया? तो ये बच्चों पूरा छाप दो यहां तक जल्दी से, बढ़िया सुंदर दिख रहा होगा। दोनों कंडीशंस भी हो गई, तो पूरी कहानी अब क्लियर हो जाती है कि जब धारावाही लूप को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, बल 0 होता है। बलागुण के दो सूत्र समझ में आए, बीना कॉस अल्फा, यहां तो अल्फा सतह का कोण है चुंबकीय क्षेत्र से, और बीना साइन थीटा, यहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश के साथ कोण है। दो स्थिति हैं, जब लूप क्षेत्र की दिशा में होगा तो बलागुण अधिकतम होगा, और जब उसके लंबवत होगा तो बिल्कुल 0 होगा। क्लियर है? तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी, बेकार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जैसी भी लगी वो आप कमेंट करके भाई ज़रूर बताएं। ठीक है? आज की इस वीडियो में बच्चों यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।